देखिए, अब 21 से शुरू करने जा रहे हैं। आपका भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके सीरीज़ चला रहे हैं, ठीक है? और अध्याय 3 है। ये ध्यान रखिएगा मृदा जलवायु का सीरीज़ चल रहा है। तीसरा भाग है 21 से और यही अंतिम भी होगा 21 से 31 तक का क्वेश्चन रहेगा। इसी तरह ज्योग्राफी का कर दूँगा क्योंकि बहुत लंबा-लंबा वीडियो आ रहा है, ठीक है? बहुत लंबा-लंबा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो हमको नहीं लगता कि एक बार में हो पाएगा। अगर एक बार में करूँगा ना, तो दिन भर लग जाते और फिर अपलोडिंग टाइम 21 क्वेश्चन नंबर को हम ध्यान से देखेंगे। 21 क्वेश्चन नंबर क्या है? तो 21 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेशन ज़ोन निम्न वायु दाब पेटी स्थित है। इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ITCZ, ठीक है? इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेशन ज़ोन वायुदाब पेटी स्थित है। तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि भूमध्य रेखा पर स्थित है। ITCZ जो है ये हमारे भूमध्य रेखा पर स्थित है और बहुत अच्छे से याद करवाता हूँ। जैसे मान गए कि ट्रॉपिकल जो है कन्वर्जेशन जोन जो है हम देख रहे हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन जो है, या आप कह सकते हैं अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र भूमध्य रेखीय अक्षांशों पर निम्न दाब विस्तृत गर्त है। क्या है? एक गर्त है, समझ गए? निम्न दाब वाला विस्तृत गर्त है, हम मान लिए गर्त है। जहां क्या है? उत्तर पूर्व, क्या है? उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट एवं दक्षिण पूर्व मतलब साउथ ईस्ट से आने वाली जो व्यापारिक हवाएं हैं वहां पे मिलती है। कहां पे? सुनिए, अगर भूमध्य रेखा के समानांतर स्थित है, मान लीजिए भूमध्य रेखा के समानांतर क्या है? स्थित है, लेकिन अगर बात करें तो सूर्य के उत्तरायण मतलब उत्तर तरफ है उत्तरायण एवं दक्षिणायन की स्थिति में इस क्षेत्र का भी क्रमशः उत्तर एवं दक्षिण की ओर क्या है? हस्तांतरण नहीं, अस्तनांतरण हो जाती है। क्या होती है? अस्तनांतरण हो जाती है। प्रश्न का आंसर का जवाब देंगे उससे पहले क्वेश्चन पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो कथन कौन सा सत्य है आपको बताना है। तो कथन आपको बी इसका सही है। क्यों सही है? सुन लीजिए, भारत के उत्तर पश्चिम की बात हो रही है, नॉर्थ वेस्ट की बात हो रही है। तो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो है शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु होता है ना, आर्द्र वायु जो हम पढ़ चुके हैं ऊपर, तो आर्द्र वायु संहिताएं पछुआ पवने के जो हैं भाग हैं। किसके हैं? पछुआ पवनों के भाग हैं। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? चलिए अब इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। क्लियर कैसे करता हूं? मान लीजिए उपोष्ण कटिबंधीय की बात कर रहे हैं। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें? उच्च वायुदाब पेटी की बात कर रहे हैं। तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, अगर इसका उच्च वायुदाब पेटी का अगर अक्षांश पे डिग्री पूछे तो 25 से 35 डिग्री अक्षांश है। 25 से 35 डिग्री अक्षांश है, ये मानना है। ठीक है? अब बात करते हैं कि उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की बात हो रही है। देखिए, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की बात होगी तो 60 से 70 अक्षांश पे बताइएगा। कितना होना है? 60 से 70 डिग्री अक्षांश बताना है। तो उच्च दाब पेटी का 25 डिग्री से 35 डिग्री, निम्न वायुदाब पेटी का 60 डिग्री से 70 डिग्री। ठीक है? अक्षांश है ये, अक्षांश याद रखिएगा कि और जो है एक निश्चित दिशा है, एकदम निश्चित दिशा में वो भाई बहेगा, फिक्स है कि निश्चित दिशा में। और ये पछुआ पवन इसी को कहते हैं। लेकिन अब पछुआ पवन को बारे में हम जो परिभाषित किया गया है वो हम पढ़ेंगे। कैसे मानेंगे कि पछुआ पवन है? तो एक बात जान लीजिए कि उत्तरी गोलार्ध को आगे हम देखते हैं, फिर देखेंगे उत्तरी गोलार्ध में अगर बात करें तो दक्षिण पश्चिम मतलब नॉर्थ मतलब साउथ वेस्ट की बात करता है। साउथ वेस्ट से दक्षिण पश्चिम मतलब साउथ वेस्ट से जो है उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट की बात हो रहा है। ठीक है? ये जान लीजिए उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात करते हैं, उत्तरी गोलार्ध को तो हम जान गए कि भाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मतलब उत्तर पूर्व तक मानते हैं। ठीक है? अब दक्षिणी गोलार्ध में बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व मतलब नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, समझ गए? दक्षिण गोलार्ध में ही होता है, में जो है वर्ष भर पूरे ईयर चलने वाली पवन को पछुआ पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पवन को पछुआ पवन कहते हैं। फिक्स हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, आगे सुनिए। भारत के उत्तर पश्चिम की बात करें, नॉर्थ और वेस्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नॉर्थ वेस्ट की। तो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा
क्या कहते हैं? शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण, किसके? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ठीक है? अगर मान लीजिए भारत के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जिनकी उत्पत्ति भूमध्य सागर क्षेत्र में होती है। ठीक है? जिनकी उत्पत्ति भूमध्य सागर क्षेत्र में होती है। ये पश्चिमी विक्षोभ पछुआ पवन के ही भाग हैं। क्या हैं? पछुआ पवन के ही भाग हैं। ठीक है? ये जान लीजिए। अगर बात करें तो सर्दियों की यह वर्षा जो है रबी फसल के लिए लाभकारी होती है। 23 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित किससे? तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो कैसे करेंगे? तो सुनिए। सबसे पहले होगा बसंत ऋतु, है ना? बसंत आएगा। भारत में 6 ऋतु होते हैं और जिसमें बसंत ऋतु पहले आएगा, उसके बाद आएगा ग्रीष्म ऋतु। बसंत आएगा तभी तो ग्रीष्म आएगा। ऐसे याद कीजिए कि सरस्वती पूजा कब होता है? बसंत में होता है। तो पहले तो बसंत आएगा, तभी तो ग्रीष्म आएगा, गर्मी आएगा। अब गर्मी आएगा तो वर्षा तो होगी ही, वर्षा होगी मतलब मानसून आएगा तो वर्षा होगा। ऐसे याद कर सकते हैं। बसंत कब मनाते हैं? बसंत पंचमी कब मनाते हैं? जब सरस्वती जी आती हैं। हमारे सरस्वती जी हमारी जो है देवी, विद्या की देवी, तो सरस्वती जी आई। तो सरस्वती जी से याद रखिएगा, सबसे पहले भाई बसंत आएगा, सरस्वती जी आएँगी मेरे घर। और सरस्वती जी आएँगी तो ग्रीष्म भी आएगा, मतलब वर्षा मतलब गर्मी भी आएगा। और गर्मी आएगा तो भाई ठंडा करने के लिए बारिश होगी। अब बारिश होगी तो और ठंडा हो जाएँगे। ठंडा होंगे तो शरद आ जाएगा, मतलब ठंड का समय आएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथे। हो गया? तो अब बताइए कौन आंसर होगा? 3, 2, 4, 1। क्लियर? चलिए अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। चलिए सजाते हैं इसको। सुनिए। भारतीय पंचांग के अनुसार देखें, भारतीय पंचांग के अनुसार देखें, भारत में 6 ऋतुएँ होती हैं। कितनी ऋतुएँ होती हैं? 6 ऋतुएँ होती हैं। पहला बसंत ऋतु, दूसरा ग्रीष्म ऋतु, एक है वर्षा ऋतु जिसे मानसून ऋतु भी बोला जाता है, और एक शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और लास्ट में है शीत ऋतु। भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीने के अनुसार बात करें, ऋतु की बात करें तो चलिए देखिए, चैत वैशाख नाम सुने होंगे। चैत वैशाख जो कि फरवरी मध्य अप्रैल के हिसाब से बनाया जाता है, जिसे बसंत ऋतु बोलते हैं। और इसी समय तो फरवरी और जो जनवरी है, जनवरी और फरवरी में ही तो सरस्वती पूजा मनाई जाती है। फरवरी में ज़्यादा मनाया जाता है, ठीक है? और जनवरी में भी मनाया जाता है। तो जिस डेट के हिसाब से रखा था है, तो चैत वैशाख मतलब फरवरी और अप्रैल के बीच की बात हो रही है। इसी को कहा जाता है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु भाई पार होने वाले हैं, मतलब अभी चल रहा है बसंत ऋतु, है ना? अप्रैल तक चलेगा। फिर आएगा जेठ आषाढ़। जेठ आषाढ़ मतलब ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का समय आएगा। और गर्मी का समय आएगा मतलब अप्रैल से शुरू हो जाएगा मध्य जून तक, मतलब बीच जून तक, मध्य अप्रैल से लेके मध्य जून तक। सोच लीजिए, अब जून में आ गए गर्मी, तो उसके बाद क्या आएगा? श्रवण भाद्रपद, सावन भादो जैसे हम लोग बोलते हैं, है ना? तो श्रवण भाद्रपद मतलब सावन भादो हम लोग ऐसे बोलते हैं, मतलब चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो ऐसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है? ऐसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। ये भी मध्य जून से लेके अगस्त तक चलता है। अगस्त में वर्षा ऋतु मतलब शंकर जी का शुरुआत हो जाता है, सावन शुरू रहता है, हम जानते हैं। अब उसके बाद आता है आश्विन कार्तिक हम लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है अश्विन कार्तिक, ये भी सही है। कार्तिक, अश्विन कार्तिक मतलब आश्विन कार्तिक, ऐसे याद रखिएगा। मध्य अगस्त से लेके सितंबर तक चलता है, जो कि शरद ऋतु होता है। क्या होता है? शरद ऋतु होता है। अब शरद ऋतु आएगा मतलब सर्दी वाला सीजन आता है, आप जानते हैं। और उसके बाद होता है मार्च से पौष। मार्च से पौष मतलब अक्टूबर मध्य के दिसंबर, जो कि हेमंत ऋतु होता है। हेमंत ऋतु होता है मतलब ठंडा भी लगेगा, गर्मी भी लगेगा। समझ गए? ये वाला बात है। हेमंत ऋतु आता है। फिर माघ फागुन, फागुन आ गया मतलब होली खत्म होने वाला है, फागुन मतलब ठंडा, ऐसे याद रखिएगा। तो ये दिसंबर और मध्य फरवरी फिर से रिपीट हो गया। फिर फरवरी से फिर चलेगा बसंत ऋतु, है ना? तो ये शीत ऋतु आ जाता है। फागुन के आना का मतलब होली, होली आ गया मतलब गर्मी आने का संकेत दे चुका है। समझ गया? ऐसे याद करिए। कैसा लगा? याद हुआ कि नहीं ये बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन नंबर है कि चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी कहाँ स्थित है? तो सी खासी पहाड़ियाँ, ठीक है? खासी पहाड़ियाँ स्थित है। चेरापूंजी जो है मेघालय राज्य में खासी पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है? चेरापूंजी जो है मेघालय राज्य में खासी पहाड़ी पर स्थित है। इसी पहाड़ी पर जो है मानिसराम स्थित है। क्या है? मानिसराम स्थित है, ये जान लीजिए। तो चेरापूंजी जो है मेघालय राज्य में स्थित है। अब मेघालय राज्य में खासी पहाड़ी है एक, और खासी पहाड़ी है, याद रखिएगा। और इसी पहाड़ी पर क्या है? मानिसराम स्थित है। समझ गए?
आगे है कि मानसराम स्थित तो है, हम मान गए, जो कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। कितना होता है वर्षा? तो 1140 सेमी होता है। समझ गया? सर्वाधिक वर्षा 1140। मेघालय में स्थित है गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियां, याद रखिएगा। तो गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियां कहाँ स्थित है? आगे तो ये सवाल बनता है, ये बनता है मेघालय में स्थित है। अब पहाड़ियां हैं तो किपनुमा आकृति में फैली हुई है। किपनुमा एक है आकृति होती है, किपनुमा, उसमें फैली हुई आकृति में। अतः बंगाल की खाड़ी से आने वाली आर्द्र पवनें इस पहाड़ियों में फंस जाती है। पहाड़ियों के सहारे ऊपर उठकर ठंडी होकर पर्वतीय वर्षा कराती है। 25 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर क्या है कि भारत में 25वां प्रश्न की बात करते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर है कि भारत में निम्न में से किस तटीय क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है तो ऑप्शन नंबर सी, कोरोमंडल तट से होती है। किससे होती है? कोरोमंडल तट से होती है, कोरोमंडल तट से। ठीक है, ये जान लीजिए। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे जान लीजिए कि कोरोमंडल तट जो है पूर्वी तमिलनाडु में स्थित है, मतलब तमिलनाडु में स्थित है। एक तटीय मैदान है। अगर देखिए पूछ देगा कि कोरोमंडल तट फाइनली किधर है तमिलनाडु में, तो पूर्वी तट टिक लगाइएगा। ठीक है, और तटीय मैदान है ये। और भी जानते हैं तो देखिए, उत्तर पूर्वी मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करती है। क्या करती है? नमी ग्रहण करती है। इन पवनों को कोरोमंडल तट पर पहाड़ों द्वारा जो है अवरुद्ध किया जाता है, अवरुद्ध किया जाता है, मतलब एकदम खड़ा हो जाएगा, रोक दिया जाता है। बात करते हैं पूर्वी घाटी द्वारा निर्मित अवरोध के कारण कोरोमंडल तट पर शीत ऋतु में जो है वर्षा होती है। अब इसीलिए तो है, अवरुद्ध है, इसके कारण शीत ऋतु में जो है वर्षा होती है। 26 क्वेश्चन नंबर क्या है? 26 क्वेश्चन नंबर है कि भारत के उत्तर पश्चिम, मतलब उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः जो है कम होती जाती है। मतलब भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जो शीत ऋतु से होने वाली वर्षा की मात्रा जो है, मात्रा जो होता है क्रमशः कम होती है, कम हो जाती है। क्यों हो जाती है भाई? तो ये है ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर, बी होगा, पश्चिम से पूरब की ओर होगा। क्या होगा? पश्चिम से पूरब की ओर होगा, इसका बी आंसर, मतलब वेस्ट से ईस्ट होगा, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जानते हैं। तो सुनिए कि शीत ऋतु, आगे तो शीत ऋतु जैसे ही हो 3 महीना याद रखिएगा। 3 महीने कौन कौन? दिसंबर याद रखिएगा, जनवरी और फरवरी याद रखिएगा। अब शीत ऋतु की बात हुई, दिसंबर, जनवरी, फरवरी याद रखिएगा, उसी समय होता है, बहता है। तो शीत ऋतु में भारत के जो है उत्तर पश्चिमी जो मैदानी क्षेत्र है, मतलब नॉर्थ और वेस्ट जो क्षेत्र है, भूमध्य सागर, देखिएगा उत्तर पश्चिम की मैदान जो है भूमध्य सागर की ओर से चलने वाली शीतोष्ण चक्रवात से वर्षा प्राप्त करती है। किससे करती है? नॉर्थ वेस्ट वाला भूमध्य सागर की ओर से चलने वाला हवा को शीतोष्ण चक्रवात से वर्षा प्राप्त करती है। ये ध्यान रखिएगा। उत्तर पश्चिम वाला मैदान याद रखिएगा, उत्तर और पश्चिम वाला मैदान जो है वो आपका शीतोष्ण चक्रवात से वर्षा प्राप्त करती है। ये क्लियर हो गया। और इसी को शीतोष्ण चक्रवात को ही पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि उत्तरी पश्चिमी मैदान में ये बहता है। ये भी जान गए। इन विक्षोभों को, मतलब शीतोष्ण चक्रवात को या पश्चिमी विक्षोभ को, ठीक है, इन विक्षोभों को भारत तक लाने में पश्चिमी जेट स्ट्रीम का विशेष योगदान होता है। उत्तर भारत में 5 सेमी तक वर्षा होती है। कितना होती है? 5 सेमी तक वर्षा होती है। ठीक है, 5 सेमी तक। एवं हिमालय पर एवं देखा जाए तो हिमालय पर हिमपात होता है। हिमपात भी होता है हिमालय पर, जो हिमपात जो बर्फबारी होती है वो भी होता है। पश्चिमी से पूरब की ओर वर्षा की मात्रा कम होती है, इसलिए तो वेस्ट से ईस्ट की ओर वर्षा कम होती है। क्लियर हो गए? और यहाँ पे जो है उत्तर पश्चिमी वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, और वेस्ट ईस्ट में नहीं होती है। 27 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? एक तरफ नगर है और एक भूकंपीय क्षेत्र है, तो आप बताइए कौन सा सुमेलित है? तो ये श्रीनगर 5 है। 5 जोन जो है, क्षेत्र जो है, ये आपका सही है, सुमेलित है। अब कैसे, चलिए जानते हैं। तो देखिए बांटा हुआ है, जोन बाय जोन बांटा रहता है और तीव्रता के हिसाब से बांटा हुआ है। तो जैसे पूछ रहा है कि भारतीय मानक ब्यूरो ने क्या किया कि भारत के भू क्षेत्र को भूकंपीय जो है प्रवणता की दृष्टि से 4 क्षेत्र, मतलब 4 जोन में बांटा है। 4 जोन में बांटा है। 4 जोन में जो है इसमें सही था श्रीनगर 5। अब कैसे? रिएक्टर के हिसाब से चलेंगे, तो कैसे सुनिए। तो जैसे अल्प तीव्र वाला जोन जो है, अल्प तीव्र जहां भूकंप आता है, वो जोन 2 में आता है।
ये जान लीजिए, जो कि 6 रिएक्टर है, मतलब यहाँ कम होगा, कम वाला है। 6 रिएक्टर में आते हैं, 6 तीव्रता में आएँगे और कम होंगे। अल्प तीव्रता वाला मतलब अल्प भूकंप आने वाला है, ठीक है? कम ज़ोन 2 में रखे गए हैं, ठीक है? कौन-कौन रखेंगे हम शॉर्ट वीडियो दे देंगे आपको। दूसरा है कि मध्य तीव्रता क्षेत्र की बात करते हैं, तो मध्यम तीव्रता वाली बात करें, मध्य कहें या मध्यम कहें एक ही है। तो मध्यम तीव्रता वाले क्षेत्र कहिए या मध्य तीव्रता वाले क्षेत्र कहिए, ये ज़ोन 3 में आते हैं, जिसमें 7 रिएक्टर हैं। कितने हैं? 7 रिएक्टर को रखा गया है, ठीक है? तीव्रता के हिसाब से, ठीक है? ये जान गए। एक होता है गहन तीव्रता क्षेत्र वाले, गहन तीव्रता बहुत ज़्यादा, मतलब गहन रूप से, मतलब सर्वाधिक रूप से, ये मान के चलिए। और ज़ोन ये आता है 4 में और ये 8 रिएक्टर में आता है, 8 रिएक्टर में आता है। ये बाँटा रहता है, हमें सब क्लियर है। और एक का आया चौथे नंबर पे अति प्रचंड तीव्रता, मतलब सर्वाधिकों से सर्वाधिक वाला, ऐसे बोलिए। अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र जो कि ज़ोन 5 में, और ज़ोन 5 में आता है मतलब अत्यधिक, ठीक है? रिएक्टर में, तो मतलब 9 रिएक्टर में आता है। क्लियर हो गए? और याद रखना है कि इसी में श्रीनगर आता है। चलिए 28 क्वेश्चन नंबर, 28 क्वेश्चन नंबर क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही नहीं है? तो कौन-सा सही नहीं है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी जो है सही नहीं है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। काली मिट्टी जो है हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। ये गलत है। हिमालय क्षेत्र में क्यों पाई जाएगी भाई? काली मिट्टी अलग क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि हम जानते हैं तमिलनाडु इस क्षेत्र में पाई जाती है। काली मृदा मुख्यतः जो है, या काली मिट्टी कहिए या काली मृदा कहिए या आप कपास की मृदा कह सकते हैं इसे, ठीक है? तो काली मृदा मुख्यतः जो है महाराष्ट्र में, ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र में। दक्षिण पूर्वी गुजरात में ये मिलेगा आपको काली मिट्टी को कपास मिट्टी भी कहा जाता है, वो जानते हैं। उत्तरी कर्नाटक में आपको काली मिट्टी मिलेगा। उत्तरी आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा काली मिट्टी, कपास की मिट्टी। उत्तर पश्चिम तमिलनाडु में आपको मिलेगा, उत्तर पश्चिम में। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में क्षेत्र में भी आपको काली मिट्टी पाई जाएगी और या मिलेगा, ठीक है? ठेठ भाषा मिलेगा। तो याद रखिएगा काली मिट्टी को कपास मिट्टी भी कहा जाता है। कपास मिट्टी आपको दक्षिण पूर्वी गुजरात में, उत्तरी कर्नाटक में, उत्तरी आंध्र प्रदेश में और उत्तर पश्चिम तमिलनाडु में और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में या राजस्थान के क्षेत्र में पाई जाती है। काली मृदा का निर्माण लावा पदार्थ के विखंडन से हुआ है। लावा के पदार्थ जो होते हैं उसका विखंडन हुआ है और उससे निर्माण हुआ है। इसे स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। तो काली मिट्टी को एक और नाम से जानते हैं, रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। ऐसे काली मिट्टी का 3 नाम है जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ। एक और नाम आप बताइएगा। कहने का उच्च क्षमता वाला होता है जल धारण करने में, और देखते हैं जल्दी सूख भी जाता है। तुरंत जैसे ही पानी डालिएगा तो पिघल भी जाता है मिट्टी। तो जल धारण है ना इसमें, जल को धारण करने वाला है ये मिट्टी, समझ गया? और इसलिए उचित भी माना जाता है कृषि के लिए। 29 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नांकित में से मिट्टी का कौन-सा वर्ग जो है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला है? सर्वाधिक क्षेत्र में, तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र में फैला है, ये तो हम सब लोग जानते हैं ना? और जानते हैं तो जान लीजिए कौन-कौन मिट्टी है, पूरा मिट्टी का जान लीजिए, भूलिएगा मत आज के बाद। तो सुन लीजिए, मिट्टी का प्रकार आपको बता दिया जा रहा है और उनके अंतर्गत शामिल क्षेत्र भी बताया जा रहा है। तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी जो हमारा देख रहे हैं एनसीईआरटी के तहत 7.7 लाख वर्ग किमी में फैला हुआ है, क्षेत्र में ये फैला हुआ है। कौन? जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी सेकंड नंबर पे आती है, क्योंकि सेकंड नंबर पे इसलिए आती है क्योंकि 5 लाख वर्ग किमी में काली मिट्टी भी फैला हुआ है, ये जानते हैं। अगर काली मिट्टी हो गई तो बात करते हैं लाल और पीली मिट्टी की। तो लाल और पीली मिट्टी तीसरे नंबर पे इसलिए आती है क्योंकि 5.18 जो है लाख वर्ग किमी में फैला हुआ है, समझ गए? अगर मैं बात करूं लेटराइट मिट्टी का, तो लेटराइट मिट्टी जो है वो 1.26 लाख वर्ग किमी में फैला हुआ है। कितना में? 1.26 लाख वर्ग किमी में फैला हुआ है। अगर बात करें पर्वतीय मिट्टी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पर्वतीय मिट्टी की बात करते हैं। पर्वतीय मिट्टी जो है 2.85 लाख वर्ग किमी में फैला हुआ है, ठीक है? 2.85 लाख वर्ग किमी में फैला हुआ है। अगर मरुस्थलीय मिट्टी की बात करते हैं तो 1.42 लाख वर्ग किमी में फैला हुआ है, ठीक है? ये भी जान लीजिए। अगर बात करें नमकीन की, क्षारीय मिट्टी की बात करें तो 1 लाख वर्ग किमी में नमकीन का जो क्षेत्र है, आप जाइए वहां पे 1 लाख वर्ग किमी में फैला हुआ है। एक होता है पीट या जैविक मिट्टी, जिसे जीवाश्म मिट्टी भी आप कह सकते हैं। तो पीट या जैविक मिट्टी जो है 1 लाख वर्ग किमी में फैला हुआ है, मतलब नमकीन कहिए, क्षारीय मिट्टी भी 1 लाख में है। तीसरा प्रश्न क्या है सुनिए, मिट्टी के खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। तो मिट्टी के खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है ऑप्शन नंबर बी, खेतों में जिप्सम का उपयोग। खेतों में जिप्सम का उपयोग। अब चलिए जानते हैं और पढ़ लेते हैं, इसको फास्ट खत्म करते हैं। मिट्टी के खारेपन और क्षारीयता को कम करने के लिए उसमें उसमें जिप्सम मतलब कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम मतलब कैल्शियम सल्फेट
जिप्सम हो या कैल्शियम सल्फेट दे दे, एक ही है। पाइराइट, ठीक है, पाइराइट। और डेंचा, डेंचा एक है, डेंचा की हरी खाद, क्या है, डेंचा, डेंचा बोलिए या डेंचा बोलिए, कि हरी खाद का उपयोग किया जाता है, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही चूने की जो है लीचिंग के लिए, चूने के लीचिंग के लिए कम से कम 1 फीट तक खेत में जल भराव किया जाता है। क्या किया जाता है? 1 फीट तक खेत में जल भराव किया जाता है। वही मृदा की अम्लीयता को कम करने के लिए मृदा में मृदा मिलाया जाता है, मृदा में मृदा मिलाया जाता है। अगर बात करें उल्लेखनीय है, उल्लेखनीय है, तो उल्लेखनीय है कि अति अम्लीय और क्षारीय मृदा कृषि के लिए जो है अनुप्रयुक्त होती है। कृषि के लिए क्या होती है? अनुप्रयुक्त होती है। क्लियर हो गए? अब बात करें सामान्य फसल उगाने के लिए मिट्टी का पीएच मान जो है 6 से 7 के मध्य होगा। क्या होगा? 6 से 7 का मध्य होगा या होना चाहिए। कितना मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए? तो 6 से 7 के मध्य होना चाहिए। 6 से 7 माना जाता है। 31वां प्रश्न की बात करते हैं। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र जो है घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, तो ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश से घिरा है। ठीक है, घने पतझड़ वाले जो क्षेत्र से घिरा है तो हमारा मध्य प्रदेश है। अब इसका चलिए जानते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। 2021 के हिसाब से हम देखते हैं भारत का जो वन स्थिति रिपोर्ट है 2021 के अनुसार पतझड़ वन का सर्वाधिक विस्तार जो है हमारा मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, एमपी में है। तत्पश्चात देखा जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो देखिए मध्य प्रदेश से ही अलग होकर छत्तीसगढ़ हुआ था, और छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो भाई एमपी में है तो छत्तीसगढ़ में भी उसका भाग है, तो वो भी है आपका। भारत का वन क्षेत्र वर्तमान में लगभग कितना वर्ग किमी में है? तो 7,13,789 वर्ग किमी में है। मतलब 7 मतलब 7, 13 मतलब 13 और 789 वर्ग किमी में है। मतलब 7,13,789। देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। कितना है? 71% है। और भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रति 2 वर्ष बाद भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित होती है। क्लियर हो गए? तो चलिए ये हो गए आपके खत्म भाग 3 तक। आपको इसे वीकली भी दिया जाएगा, लेकिन अभी नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है जीवमंडल, क्योंकि उसमें टोटल हमारा 52 क्वेश्चन है। और 52 क्वेश्चन मतलब 15-15 का सीरीज चलाऊंगा क्वेश्चन का, 4 भाग में लाऊंगा, समाप्त करूंगा उसे भी।